वीडियो की शुरुआत में ली हुआम कहता है उससे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ऑफ कोर्स उसके साथ फैमिलियर रिलेशनशिप बनाना है। तो सियोन कहती है ओ मैं एग्री करती हूँ, मैं उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, ये सच में मेरे लिए सबसे डिजरेबल आउटकम होगा। इसे सुनकर ली हुआम शॉक होता है, फिर कहता है हालांकि सच में मैंने उसकी आंखों में एक अनयूजुअल स्पिरिट को महसूस किया। मैं पूरी तरह से हैरान नहीं हूँ कि वो नह्यून खास है। मैंने कभी भी लोगों के लिए तुम्हारी नजर पर शक नहीं किया, लेकिन क्या वो सच में उन सारी परेशानियों के लायक है जिसमें हम गए थे। सियोन कहती है फादर क्या आप नांगोंग परिवार के लीडर की स्ट्रेंथ के बारे में क्या सोचते हैं? तो वो कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि 4 महान परिवार के लीडर सिर्फ वुडांग और माउंट हुआ सेट के लीडर से नीचे है। सियोन कहती है बिल्कुल भी सच नहीं है, इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट इक्वल है स्ट्रेंथ में। कितना पावरफुल लगता है, हमारी फैमिली कितनी पावरफुल बन जाएगी अगर 4 फैमिली के लीडरों और प्रोमिनेंट सेक्ट लीडर से पावरफुल इंसान हमारे साथ जुड़ जाए। इसे सुनकर ली हुआम कहते हैं हम एक डेकेड्स के अंदर हम एक डोमिनेंट मार्शल क्लैन बन जाएंगे। 3 डेकेड्स में हम दुनिया के टॉप 3 मर्चेंट ग्रुप में से एक बनेंगे और हाफ सेंचुरी में टाइगर रॉक सभी मार्शल फैक्शन और मर्चेंट ग्रुप के टॉप पर खड़ा होगा। क्या तुम ये सीरियस होकर बता रही हो कि वो नह्यून इतना स्ट्रॉन्ग है? सियोन मुस्कुराते हुए कहती है हाँ ये सही है। तो हुआम सोचते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत कर रही है। तभी वो कहती है जब पहली बर्फ गिरती है आपको देखना होगा कि उस घर के बगीचे में फूल कैसे खिलते हैं, तभी आप लिविंग स्वॉर्ड वू नह्यून की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 दिन बाद यूयांग हार्बर पे एमसी और आहायोंग शिप के पास जा रहे होते हैं। एमसी पीछे मुड़ के देखता है कि आहायोंग थोड़ी उदास है। एमसी शिप को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये मेरी शिप है। आहायोंग पूछती है कि आपको हंगजाओ पहुंचने में लंबा समय लगेगा? एमसी कहता है सच में नहीं, क्योंकि हम यंगताजी रिवर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा आहायोंग नूना मैं सिर्फ पीछे हट रहा हूँ, मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कदम उठाए हैं। तभी एमसी साइड में होते हुए मन में कहता है अरे नहीं, मैंने उसे बिना सोचे समझे फिर से नूना कह दिया। आहायोंग मन में कहते हैं जब वो नह्यून ने उन्हें बताया कि वो जा रहा है तो मां रोने लगी। वो गिल्टी महसूस कर रही थी क्योंकि वो फादर से अपने वादे का सम्मान करने में फेल हो गई जब मैंने उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया था जिसे उसने चुना था मेरे लिए। फिर भी मैं एक अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने यंग मास्टर ली को अपने हिसाब से चुना और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इस सिचुएशन में कोई गलत या सही नहीं है, ये सिर्फ एक विचारों का टकराव है जो सभी के लिए अच्छा नहीं रहा। फिर जब ये इंसान हमें छोड़ रहा है तो मुझे दुख क्यों होता है। तभी कोई पीछे से एमसी को और नहीं कहता है और हम देखते हैं वहाँ से सियोन आ रही होती है। एमसी थोड़ा घबराते हुए बोलता है सियोन नूना। इसे देखकर आहायोंग मन में कहती है वो अभी भी उस लड़की को नूना कह रहा है। सीरियसली वो कभी कभी इतना बेवकूफ हो जाता है। सियोन कहती है क्या तुम जल्दी में हो रिबोनी? तो एमसी कहता है आप यहाँ क्या कर रही है सियोन नूना? तो सियोन मुस्कुराते हुए कहती है ये बिल्कुल ऐसा है कि मुझे भी हंगजाओ जाना है। क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हम यहाँ एक साथ आए थे और अब हम साथ जा रहे हैं? और जाते हुए कहते हैं वैसे भी अब मैं शिप पर चढ़ूंगी। आहायोंग उसे जाते हुए मन में कहती है ली हुआम की प्यारी बेटी ली सियोन। हालांकि मैंने ली हुआम की कंपनी के लिए काफी समय से काम करना शुरू कर दिया है। मैंने उनकी कंपनी के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी है और मुझे लगता है कि मैं इस लड़की के बारे में पढ़ नहीं पा रही हूँ। तभी एमसी उसको कुछ देते हुए कहता है मिस आयोंग क्या आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगी मेरे लिए? इतना कहकर वो उसके हाथ में कुछ रख देता है। सियोन जब देखती है तो वो वही अंगूठी निकलती है जो एमसी ने देने से मना कर दिया था। सियोन कहती है ये तो। तभी एमसी कहता है मुझे ये तुम्हें बहुत पहले ही वापस कर देना चाहिए था, लेकिन वैसे भी मैं अपने लालच के लिए ईमानदारी से माफी चाहता हूँ। मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया है। ये इकलौता तोहफा था जो ब्रदर इल मेरे लिए छोड़ गए, इसलिए मैं इसे वापस देने में झिझक रहा था। आप इस फैक्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि तुम और तुम्हारी माई थे जिन्होंने ब्रदर इल को सबसे ज्यादा याद किया। क्या आप भाभी से मेरे बदले माफी मांग सकती है? इसे सुनकर आयोंग मन में कहती है वो अब ऐसा क्यों कह रहा है? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो शादी नहीं करना चाहता? ये आदमी शुरू से ही पूरी बात के बारे में अनजान था। क्या इसका मतलब ये है कि उसने हमारे लिए प्योर गुडविल से सब कुछ किया? तभी एमसी अपनी जेब में से एनवेलप निकालते हुए कहता है ये 7 ही ज्यादा नहीं है, लेकिन प्लीज इसे अपनी शादी पर मेरी ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करना मिस आयोंग। उसके बाद आयोंग उस एनवेलप को खोलती है तो उसके अंदर बैंक चेक होता है। एमसी कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर या किसी और पर दया आती है। मुझे पता है कि तुम अपने दम पर दहेज कमाने में पूरी तरह काबिल हो। ये मेरी हार्टफील्ड सिंसियरिटी को दर्शाने का तरीका है। उसके बाद हमसे कुछ कह नहीं पाता तो कहता है फिर मिस आयोंग मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ। तभी आयोंग कहते रुको। तो एमसी आयोंग की ओर मुड़ के देखता है तो आयोंग कुछ नहीं कह पाती। तभी सियोन ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है और एबेओनी जल्दी करो और यहाँ आओ। इसे सुनकर एमसी आयोंग से कहता है ओ डियर ऐसा लगता है कि मेरा शिप जाने वाला है। गुड बाय मिस आयोंग, ध्यान रखना। मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ और यंग मास्टर ली के साथ आपकी शादी अच्छी हो। इतना कहकर वो शिप पर चढ़ जाता है और शिप निकलने के लिए तैयार होता है। शिप जा ही रहा होता है। सियोन एमसी को देख रही होती है और एमसी बाय कह रहा होता है। एमसी को जाते हुए देखकर सियोन खुद को रोक नहीं पाती और चिल्ला के कहती है अंकल वून मेक श्योर करना कि आप वापस आए और फिर से हमसे मिले, ठीक है अंकल वून? एमसी अभी भी हाथ हिलाते हुए बाय कह रहा होता है और शिप दूर जा रही होती है। आयोंग रोते हुए मन में कहती है मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? इसके बारे में सोचो तो वो हमेशा से इस तरह का इंसान था, मासूम बिना किसी सीक्रेट मोटिव के। वो बस इतना चाहता था कि वो मेरी माँ और मेरे लिए कुछ करे। मुझे माफ करना अंकल वून, इसीलिए आपको डेफिनेटली कभी ना कभी वापस आना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आइस घोस्ट की ओर।
वो कहता है वो नहीं, उनने यू यांग छोड़ दिया है। तो यंग लेडी कहती है वो कहाँ जा रहा है। आइस घोस्ट कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो हंगजाओ में मुरिम अलायंस की ओर बढ़ रहा है। तो यंग लेडी कहते हैं तो इसीलिए उसने आखिरकार वही लौटने का फैसला किया। क्या तुमने यू यांग में उसकी गतिविधियों की जांच पूरी कर ली है। तो वो कहता है हाँ, टाइगर रॉक मर्चेंट के ली हुआम, उनकी बेटी ली सियोन और उनके दूर के रिश्तेदार लियो शिन के कांटेक्ट में आए। हालांकि हम अभी भी उस मेंशन की जांच कर रहे हैं जहाँ वो रुके थे। यंग लेडी कहती है वो टाइगर रॉक मर्चेंट के साथ क्यों शामिल हुआ। तो आइस घोस्ट कहता है ये हम अभी तक नहीं जानते। तो यंग लेडी थोड़ा गुस्से में कहती है मैं इस बार आपके स्नो शैडो स्क्वाड से काफी निराश हूँ। इसे सुनकर आइस घोस्ट कहता है जैसा कि आपने हमें उसके बारे में चेतावनी दी थी, हमने सावधानी बरतते हुए गलती करने का मौका नहीं लिया, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल हो गया। यंग लेडी कहती है क्या उसने आपको जासूसी करते हुए नोटिस किया। आइस घोस्ट कहता है शायद लगभग 2 बार। इसे सुनकर यंग लेडी कहती है 2 बार। हम बुरी मेलेंस में क्या सिचुएशन है। तो वो कहता है सॉर्ड के सक्सेसर के बारे में एक बैठक हुई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरे मुरीम के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। हालांकि वो किसी फैसले पर पहुंचने में नाकाम रहे। यंग लेडी चाय पीते हुए कहते हैं क्या डिवाइन मॉन्क भी वही थे। आइस घोस्ट कहता है नहीं, उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया। तो यंग लेडी कप नीचे रखते हुए कहती है खैर एक बार सॉर्ड का सक्सेसर वहां पहुंच जाए, सारी अराजकता शांत होने में समय नहीं लगेगा। जंगताजी रिवर पायरेट्स यूनियन क्या कर रहा है। आइस घोस्ट कहता है ऐसा लगता है कि यंग पायरेट्स कुछ करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इसे सुनकर यंग लेडी कुछ सोचने लगती है। तो आइस घोस्ट कहता है भले ही वो एक साथ काम करे, मुरीम अलायंस के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है, खास तौर से क्योंकि इस समय वो बेसिकली हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो यंग लेडी कहती है मैं हैरान हूँ, क्या ये यंगताजी यूनियन होगा जो गिरेगा या मुरीम अलायंस जो डिवाइड हो जाएगा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या होता है। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है कि डार्क हेवन मार्शल एम्परर करंटली क्या कर रहा है। तो आइस घोस्ट कहता है मैंने उसकी हरकतों के निशान ढूंढे पर कुछ नहीं मिला। यंग लेडी कहती है क्या ऐसा है। मुझे हैरानी है कि वो अचानक छिप क्यों गया। फिर वो चाय पीती है और कहती है जैसे पानी का स्वाद बदलने के लिए एक चाय की पत्ती ही काफी है। दुनिया सचमुच अनप्रेडिक्टेबल है।